नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपको स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं ये रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के जो मॉडल पेपर अपन बना रहे हैं उसका 5वां मॉडल पेपर है, 5th मॉक टेस्ट है। तो ईमानदारी से अगर आप अच्छे से देखते हैं एंड तक वीडियो को विदाउट स्किप किए हो तो 100% गारंटी है कि आपको पता ये जरूर चलेगा कि रेलवे ग्रुप डी में जो आगे पेपर होने वाला है उसका पेपर किस प्रकार का मैथमेटिक्स का देखने को मिलेगा और वो सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों आपको तो 100% पॉसिबिलिटी अगर 25 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़े उनकी प्रैक्टिस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए आप। ये 5वां मॉडल पेपर आपका कंप्लीटली वेरिएंट होने वाला है आपके सामने। तो बिना टाइम को बर्बाद किए शुरू करते हैं। देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको गौर से देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रखा है, प्रतिशत टॉपिक से पूछा गया है और क्वेश्चन प्रतिशत टॉपिक से देखो टोटल 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन और 25 ही चैप्टर से ले रहे हैं। तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से अप्रोच होने वाला है आपका एग्जाम पॉसिबल। अगर वास्तव में आप भी तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी रेलवे किसी भी एग्जाम की तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखें दोस्तों। ये 5वां मॉडल पेपर आपका जो काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए हम लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो पहला मॉडल पेपर आपके सामने है, उसमें पहला क्वेश्चन है प्रतिशत टॉपिक का। और आप जानते हैं पूरे गणित में का मतलब गुणा होता है भैया और परसेंटेज का चिन्ह डालने के लिए 100 का भाग लगता है। तो मैंने लिखा ये 805 ऐसा कैसा है, का मतलब गुणा 20/100 लिख दिया क्योंकि का मतलब गुणा होता है भाई आप जानते हैं। और ये 30/100 लिख दिया मैंने और परसेंट का चिन्ह हटा दिया अपन ने, यह 20/100 लिख दिया अपन ने। अब जहाँ जीरो दे रखी सारी जीरो काउंट करके काट लेंगे अपन। टोटल 4 जीरो है तो 4 जीरो काट देते हैं, 4 जीरो कट गए अभी कंप्लीटली 4 जीरो काट दिया अपन ने। 5 से काट रहे 17 पंजे 85 होता है और 20 पंजे 100 होता है। अब 2 से काट दो 10 बार कट जाएगा, 2 से 10 बार कट गया। आप गुणा कर दो 17 51 और 51 दूनी 102, 102 हो गया। और 102 में 10 का भाग लगाने का मतलब एक अंक के आगे दशमलव लगाना, क्या हो जाएगा 10.2 ग्राम। 10.2 ग्राम का मतलब 10.20 ग्राम भी कह सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 10.20 ग्राम। तो ये होगा आपके सामने इस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अप्रोच किया गया प्रतिशत टॉपिक से। आप जानते हैं देखो जितने भी टॉपिक ग्रुप डी रेलवे सिलेबस के अंदर है उन सबको कवर करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो आप गौर से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर जब आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखो, स्त्री तथा लड़कों की उम्र का अनुपात दे रखा है। एक स्त्री एक लड़की है और उनकी उम्र का अनुपात, एक तो स्त्री है एक लड़की है, उनकी उम्र का दे रखा है 4:5 का अनुपात तथा उनकी देखो स्त्री लड़की उम्र का अनुपात 4 तथा उनके उम्रों का योग 81 वर्ष है। तो मान लीजिए इस 4x की है और ये 5x की है और उनकी उम्रों का 81 वर्ष है। तो देखो तो 81 वर्ष योग है इन दोनों का, तो दोनों को जोड़ के 81 के बराबर कर देते हैं अपन। तो 4x और 5x कितना हो जाएगा आपका 9x और 9x बराबर दे रखा आपको 81। तो x बराबर हो जाएगा आपका 9। अब x का मान 9 यहाँ रख दो तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। तो ये हो जाएगी उनकी उम्रें। क्या बोला 9 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा, 9 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात देखो 9 इसमें जोड़ो कि 45 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद मतलब भविष्य काल में जा रहे हैं, 9 इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 54। 9 पंजे 45 और 9 छंग 54। तो 9 वर्ष बाद इनकी उम्र का जो अनुपात आपको देखने को मिलेगा वो होगा आपका 5:6। तो 9 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात होगा 5:6। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अप्रोच किया। ये क्वेश्चन आयु संबंधी प्रश्न से पूछा गया, बहुत प्यारा और इजी क्वेश्चन था। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, काफ़ी आसानी से अप्रोच कर दिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन आपका अनुपात समानुपात से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो, का इसमें x अनुपात y का मान निकालना है पहले। तो इसके नीचे आप देखो 1 लिख दो और इसके नीचे y घुमा दो आप, तो यहाँ से x/y का मान आ जाएगा। x/y का मान 1/3 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे करते हैं, इसके नीचे 1 लिख दो, z को नीचे घुमा दो तो ये y/z का मान आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो दोनों का अनुपात आ गया। अब x अनुपात y अनुपात z निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने लिखा है x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात y का मान कितना होगा 1/3 और y अनुपात z का मान कितना होगा 1/2। ठीक है, इसको उल्टा एन बना के सॉल्व करते हैं और एक लाइन में आंसर आ जाता है। चलो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 1 को 3 से गुणा किया 3 और 3 को 2 से गुणा किया तो 6 हो जाएगा। तो आपका 100% जो आंसर देखने को मिलेगा वो होगा आपका 1:3:6। तो आपका आंसर होगा आपका 1:3:6। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आपका एग्जैक्टली आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है वो रहा आपका 1:3:6। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब भी है। तो इस प्रकार से अनुपात समानुपात का क्वेश्चन पुटअप किया गया था और अपन ने काफी इजीली सोल्व कर दिया आपके सामने। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सूत्र है। अगर आपको याद हो तो सूत्र ही पूछा। देखो यदि x का मान वर्गों में दे रखा और माध्यिका ज्ञात करनी हो तो x का मान वर्गों में दे रखा और माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र आपसे पूछा डायरेक्टली। तो x का मान वर्गों में दे रखा, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र ये होता है भी है l + n/2 - c/f।
एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, साथ में गुणा में आई होता है। तो ये तो सेम है दोनों में, देखो ये दोनों में सेम है, और यह गुणा में आई है। वर्ग अंतराल, आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल साथ में होता है गुणा में, तो ये साथ में काम में लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सूत्र जो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर वर्ग अंतराल दे रखा और माध्यिक आपको निकालनी तो उसके लिए इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा, डायरेक्ट अप्रोच करने वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो सुनिए। आपका एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 46 वर्ष है। एक तो महिला है और एक पुत्री है, उसकी औसत आयु 46 वर्ष है, ठीक है। और उनकी आयु का जो अनुपात है वो 15:8 है। ये आयु का अनुपात है और औसत आयु 46 वर्ष है। अगर औसत आयु 46 वर्ष दे रखी है तो योगफल निकाल सकते हो भी। अगर 2 सदस्य है तो औसत को 2 से गुणा कर दो, 3 सदस्य है 3 से गुणा करो, सदस्य 2 है तो औसत को योगफल बढ़ाने के लिए 2 से गुणा कर दो भी। अगर 46 को 2 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताया आपका 92। तो दोनों का आयु का जो हो गया वो 92 वर्ष है ना। अब बताओ 92 वर्ष है, उसमें से 15 भाग तो इसका है महिला का और 8 भाग पुत्री का है, तो आप क्या कह सकते हो टोटल भाग कितना हो जाएगा आपका 23, और 23 बराबर दे रखा आपको 92, और 1 बराबर हो जाएगा आपका 4, और 15 बराबर हो जाएगा आपका 60। तो 60 तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ना, बिल्कुल सिंपल है। 60 तो अपन ने ये कर दिया आपके सामने ना, और 60 ये कर दिया, ये इसका मान आ गया 1 बराबर 4, है ना। तो इसका 4 अट्टा 32, 32 बेटी हो जाएगी और 60 मम्मी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 8 वर्ष बाद मतलब 8 प्लस होगा क्योंकि भविष्य में जा रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 40। अब 8 का पहाड़ा बोल दो आप, 8 8 64, 8 से तो नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 1 चौक 4, 7 चौक 28 और 1 चौक 4 ये 0। तो एग्जैक्टली आंसर होगा 17:10। बिल्कुल सिंपली बात है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु में 17:10 का अनुपात हो जाएगा। 8 वर्ष बाद उनकी उम्र में 17:10 का अनुपात आपको देखने को मिलेगा। तो 17:10 का अनुपात आप देखेंगे उम्र में, किस प्रकार से अनुपात आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से अप्रोच कर दिया मैंने। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे गौर से देख रहे हैं, इसको गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है उसको गौर से देखो। देखिए चित्र में पूछा BC को बिंदु D तक आगे बढ़ाया गया है। अब बढ़ा रहे BAC का मान दे रखा है आपको, कोण BAC ये दे रखा है आपको 40 डिग्री, और ये कोण दे रखा है आपको 70 डिग्री, है ना। ये कोण आपसे पूछा है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। जब त्रिभुज किसी भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो बनने वाला बहिष कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका जो मान होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। एग्जैक्टली जो इसका आंसर होगा आपका 110 डिग्री होगा। बिल्कुल छोटा सा और आसान सवाल है भी। तो एग्जैक्टली आंसर होगा 110 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से डिनोट कर दी, गौर से देखिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो साधारण ब्याज का है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो सुनो। एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में हो रही है 2240 रुपये और 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है। तो रकम ज्ञात कीजिए भी। तो देखो आपको क्या बोला, तो 2 वर्षों में तो कितनी हो रही है 2240 रुपये और 5 वर्षों में हो रही है आपकी 2600 रुपये। ये देखने को मिल रही है। तो पहले मैं 3 वर्ष का ब्याज निकाल देता हूँ भैया। इधर 5 में 2 गया तो 3 आ गया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है देखेंगे अपन। 0 में 0 गया 0, 10 में 4 गया तो 6, 5 में से 3 2 गया तो 3, ये 3 से 60 बच गया। तो ये हो गया आपका 3 वर्ष का ब्याज। अब 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 1 3 3 2 3 120 रुपये, ये 1 वर्ष का ब्याज है। और 2 वर्ष का ब्याज होगा आपका 240 रुपये। तो ये 2 वर्ष का ब्याज है और ये 2 वर्ष का मिश्र धन है। ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो मिश्र धन में से अगर ब्याज घटा दो तो मूलधन आ जाएगा आपका। तो मूलधन आ जाएगा 240 घटाने पर 2000 रुपये। तो मूल राशि जो है रकम दी गई थी वो 2000 रुपये। तो एग्जैक्टली आंसर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2000 रुपये। बहुत प्यारा तरीका, बहुत सुंदर तरीका है। अगर आप इस प्रकार का तरीका भी सीखना चाहते हो तो 115 क्वेश्चन की कंप्लीटली प्ले लिस्ट है आपकी मैथमेटिक्स की, जिसको आप कंप्लीटली कोर्स कर सकते हैं ग्रुप डी का उसके माध्यम से हमारे चैनल पे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो मॉडल पेपर बता रहे हैं आपको किस प्रकार पेपर गणित का देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप रैंडमली जो क्वेश्चन देख रहे हैं, आप अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हुए हैं। ये आपका कंडिका आतंक से क्वेश्चन आया देखो। तो रैंडमली अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, जैसे वहाँ पर पेपर आता है सेम टू सेम उसी पैटर्न में मॉक टेस्ट बनाया आपने। ठीक है, तो ये देखो घनमूल का चिन्ह है। यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे गुणा करने पर देखो ऐसी, एक तो घन संख्या है, एक सादा संख्या है कोई सी। तो अपन कह सकते हैं 4 अट्टा 32। तो 4 अट्टा 32 ये टुकड़े हो जाएंगे और ये घनमूल ऐसे चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसको मत छेड़ना, इसको सेम टू सेम रखेंगे अपन।
क्योंकि इसके और टुकड़े होते नहीं आगे। इसके कर सकते हैं अपन 4 गुणा 125 लिख देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ 8 का घनमूल निकालेंगे 2 निकलेगा, 8 का घनमूल 2 निकलेगा, 2 से गुणा होगा 4 हो जाएगा। अंदर वाला घनमूल 4 को नहीं छेड़ेंगे, सेम टू सेम रख रहे हैं, इसको फिर नहीं छेड़ रहे हैं, सेम टू सेम रख रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 125 घनमूल कितना होता है 5, और ये घनमूल 4 ऐसे कैसे रखेंगे, घनमूल 4 इसमें भी है, घनमूल 4 इसमें भी है, घनमूल 4 इसमें भी है, तो घनमूल 4 को कॉमन ले लो आप, तो घनमूल 4 को बाहर निकाल दो, ये बच गया 4 - 3 + 5, तो 5 और 4 कितना होगा 9, और 9 में 3 गया तो हो जाए 6 आपको, तो ये होगा आपका 6 घनमूल 4, 6 घनमूल कितना होगा आपका 4, तो बिल्कुल सिंपली आंसर होगा आपका 6 घनमूल 4। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब हो गया आपका बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली से अप्रोच पर कर पा रहे हैं, अपन काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब आपको देखने को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो सुनो, किसी धन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 1590 रुपये है, तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, साधारण ब्याज पूछा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कर सकते हैं अपन। तो हमारे तरीके से अगर आप देखो तो 12% की दर से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों निकाल के बताता हूँ। तो पहले निकालता हूँ मैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमेशा दर और समय का गुणनफल होता है भैया, तो 12% को 200 गुणा क्या दिया 24% हो गया, ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये 24 तो आएगा इसे, और 10 के बाद दर का वर्ग आएगा, तो 12 का वर्ग होगा आपका 144, एक इधर जुड़ जाएगा, तो 25.44% चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये 25.44% चक्रवृद्धि ब्याज है। आप चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको दे रखा बराबर कर सकते हैं, तो आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो 25.44% इक्वल टू 1590 ये दे रखा है, और इसलिए आप कहते हैं 1% बराबर 1590 बटा 25.44। अब पूछा क्या है आपसे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज पूछा तो 24 से दोनों साइड गुणा कर दो, साधारण ब्याज का वेरिएंट बन जाएगा आपका, तो 24% ये साधारण ब्याज है, बराबर 1590 बटा ये 25 4 है, तो इसका पॉइंट हटाओ, तो 2 जीरो ऊपर लगा दो आप, ये 2 जीरो ऊपर लगा दी, अरे 24 से गुणा कर दिया, ठीक है। और अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो अपन, और 24 से काटो, तुम्हारी इच्छा हो जिससे काटो, जो संख्या आपको इजीली अप्रोच हो जाए उनसे काटते आपका आंसर हो जाएगा। चलो काट देते हैं जो भी संख्या कट रही है, चलो 4 से काट देते हैं पहले अपन, तो 4 से कटेगा आपका 6 चौक 24, 4 से काटो 6 चौक 24, 3 चौक 12, 6 चौक 24, ये कट गया। फिर 4 से काटो, ये 25 बार कटेगा, है ना, 4 से काट दो, फिर 4 से काटो 1 चौक 4, फिर कितना बचेगा 2, 5 चौक 20 और 9 चौक 36, ये बिल्कुल सिंपली कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 159 यहाँ एक बार कटेगा और इससे 10 बार कट जाएगा, तो आप कर सकते हैं 25 अंक 150 को 10 से गुणा किया तो आपका हो जाएगा 1500 रुपये। ये आ गया आपका साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज से थोड़ा सा ज़्यादा था 1590 देखो, है ना, तो साधारण ब्याज हो गया आपका 1500 रुपये। तो मैंने कहा था ज़्यादा अंतर नहीं होता, हल्का सा अंतर होता है, इसलिए ऑप्शन वैसे ही क्लोज थे, है ना, बिल्कुल सिंपली। तो ये तरीका बहुत प्यारा है, मज़ेदार तरीका है, इस तरीकों को इस्तेमाल करोगे तो न तो साधारण ब्याज का सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, और न चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाने की जरूरत पड़ेगी, सूत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिल्कुल सिंपल और ईजी तरीका ही, और अच्छा तरीका ये निकालने का। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को बोर्ड पर देखिए, ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो सुनो, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चल रही है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से विपरीत दिशा से आते हुए मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर होता है आपका दोनों में, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ना, तो जब किसी व्यक्ति को पार करती है ना, तो कुल लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई को ले लेते हैं। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा से आ रहे हैं, दोनों की चालें जुड़ जाएगी भाई, दोनों की चालें जोड़ दो, 25 और 2 कितना होगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा, और 27 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड बदलोगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और ये देखो काट दिया आपने, यहाँ पर 10 बचेगा, 10 से 5 कट जाएगा 2 बार, और 2 को 18 से गुणा कर दो खींची, तो 18 दूनी हो जाएगा आपका 36। एग्जैक्टली आंसर आएगा आपका 36 सेकंड, मतलब 36 सेकंड में पार कर जाएगी भाई, 36 सेकंड में क्लियरली पार कर जाएगी, बिल्कुल सिंपली पार कर जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा 36 सेकंड्स, मतलब 36 सेकंड में पार करेगी आपको बिल्कुल सिंपली और आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको गौर से देखो, ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो सुनो, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दोगुना। तो देखो 840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ,
840 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 600 रुपये में बेचने हुआ है हानि का दुगुना। लाभ हानि का 2 गुना भी है, लाभ हानि का 2 गुना है। माना क्रय मूल्य x है, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा आपसे तो क्रय मूल्य को मैंने x मान लिया। तो माना क्रय मूल्य x है, तो देखो पहले लाभ चाहिए मुझे, और लाभ बराबर क्या होता है आपको, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य 840 रुपये, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य x हो जाएगा, ये लो। और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो 1 से रहेगा, विक्रय मूल्य कितना आपका 600, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये लिखा मैंने 840 माइनस x, 2 के अंदर गुणा क्या 200, ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, ये इधर जगह प्लस का हो जाएगा, इधर जगह प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2040 बराबर 3x। 3 से काट दो, 3 एकम 3, 6 3 18 है ना, 7 3 21, 8 3 24, ये हो जाएगा 680 रुपये। तो क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका एग्जैक्टली 680 रुपये। तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अपन ने सोल्व कर दिया। तो आपका जो आंसर आ गया 680 रुपये, मतलब 680 रुपये हो गया। ये लाभ आने से पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत प्यारा और बहुत सुंदर सा क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप नोटिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आपका, देखो सुनो। यदि 4 कोट ए बराबर 3 दे रखा है भी, 4 कोट ए बराबर कितना दे रखा है 3, तो कोट ए का जो मान होगा आपका वो 3/4 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि tan ए का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ये आधार है, ये लंब है, 3 आधार है, लंब ये है। तो आप जानते हैं कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण 5 हो जाएगा। तो अच्छी तरह जानते हो 3 4 5 का जोड़ा होता है। इसमें वैल्यू रख दो जिसमें आंसर आ जाएगा आपका। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 4 और कर्ण है आपका 5, माइनस ये आधार बटा कर्ण मतलब 3/5। सेम ही लिखना है, बस चिन्ह बदलना है, 4/5 और 3/5। ऊपर हर 5 आ रहा है ना, तो ऊपर संक्रिया कर दो, 4 में 3 गया तो 1, तो 1/5, या 5 और 3 कितना हो 7, तो 7/5। हर सार कट गया और आंसर हो गया आपका एग्जैक्टली 1/7। तो आपका आंसर आएगा 1/7। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा सवाल है, पहली टाइप से पूछा गया सवाल है, तो बिल्कुल सिंपल है, तो कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ईमानदारी से कंसेप्ट अगर ईमानदारी से आपने हमसे पढ़ा है तो पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, मॉडल पेपर आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा दोस्तों, बहुत प्यारा और मजेदार है आपके सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का वेरिएंट हो गया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका समय और कार्य से है। और क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए बी का दुगुना तथा सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। तो देखो ए बी का दुगुना, ए बी का तो दुगुना कर सकता है तथा सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। तो मान लो ए बी का दुगुना और सी का 3 गुना कार्य करने में, ए बी का दुगुना, तो मान लो ये 2 मान लो और ये 4 मान लो, तो ए तो बी का दुगुना हो गया है ना, तथा सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है। तो ए बी का दुगुना और सी का 3 गुना होना चाहिए। अब इसमें संख्या इस प्रकार की माननी पड़ेगी अपन को, देखो जहाँ सी का 3 गुना हो जाए तो संख्या थोड़ी सी ऐसी लेनी पड़ेगी मेरी मर्जी से। देखो जैसे मान लो 3 ले लिया, ए बी का दुगुना, यहाँ तो दुगुना हो गया, और सी का 3 गुना कार्य करने में दक्ष है, इसको 2 मानना पड़ेगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, दक्ष है। यदि सी अकेले कार्य को 22 दिनों में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है, देखो आपको बोला 2, तो 2 कार्य क्षमता वाला 22 दिन में कर सकता है। तीनों कार्य क्षमता कितने 11, तो 11 क्षमता वाले कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बहुत प्यारा तरीका है, 11 दूनी 22 मतलब 4 दिन में। तो एग्जैक्टली जो आंसर निकल के आ रहा है आपका वो 4 डेज आ रहा है। अभी आपका जो आंसर है वो 4 दिन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। ये क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब हो गया आपका बिल्कुल आसानी से और काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अगला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको गौर से देखो। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, देखो सुनो। एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर चाल से तय करता है। इस दूरी को उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, ए लिखा अपन ने 25, 50, 75 और 150, इन सबका लस ले लो पहले। अगर लस की बात करें तो संख्या बता, जिसमें सबका भाग चल जाएगा, 150 में चल जाएगा। अल्लाह से को जितनी चालें दे रखी, अगर समान चाल है, जितनी चालें दे रखी उसको गुणा कर दो। 4 चालें दे रखी तो अल्लाह से को 4 से गुणा कर दो। ठीक है, अब देखो 25 का पाड़ा बोलो, 25 में 150 है ना, ये 50 से 3 बार, ये 2 बार और 1 बार, इन सबको जोड़ दो, 9, 11 और 12 हो जाएगा। तो 12 का भाग लगा दो इसमें, जिसमें आपकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो निकाल देते, 4 3 12, 3 बार कट जाएगा,
और 3 से काटो 50 बार, तो औसत चाल आपकी निकल के आ रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत प्यारा और ईजी तरीका है। तो आपका आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब औसत चाल जो निकल के आ रही है आपकी वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी इजीली अप्रोच किया अपन ने। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 14। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये नाव और धारा क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नोटिस करो। एक नाव धारा के साथ साथ 5 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है। धारा के साथ साथ मतलब धारा की दिशा में चाल। तो आप जानते हैं धारा की दिशा में चाल x होती है और ये होती है हमेशा नाव प्लस धारा। धारा की दिशा में चाल x होती है और वो क्या होती है, नाव प्लस धारा। धारा की दिशा में दूरी कितनी है 40 और समय कितना है 5 घंटा। तो ये हो गया धारा की दिशा में चाल। अब आपको क्या दे रखा है, यदि शांत जल में नाव की चाल दे रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपसे पूछिए धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 8 पंजे 40, 8 बार कट जाएगा और 3 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 3 उधर से माइनस का होता है 5 आ जाएगा, मतलब धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। धारा की चाल जो आपको देखने को मिलेगी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा की चाल होगी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, इसे गौर से देखो। आप देखो सुनो, दो संख्या गुणनफल 180 दे रखा है। तो देखो दो संख्या गुणनफल बोलो या लसागु इनटू मासा गुणनफल बोलो, तो अपन क्लियर कहते हैं पहले संख्या दो संख्या बराबर लसागु इनटू मासा, ऐसे कहते हैं अपन, ठीक है। तथा उनका मासा दे रखा है 2, मासा कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, तो लासा ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन कहते हैं ना आपके साथ दो संख्या गुणनफल बराबर लसागु इनटू मासा, तो दो संख्या गुणनफल बराबर लसागु इनटू मासा। तो दो संख्या गुणनफल दे रखा है आपको 180 और ये होगा आपका लसागु इनटू मासा, ये लसागु गुणा मासा। अब यहाँ पर मासा दे रखा है आपको 2, अल्लाह से ज्ञात करना हो गया क्वेश्चन। तब क्वेश्चन क्या बचा, अल्लाह से ज्ञात करना है आपको। अब मासा दे रखा है आपको 2 से काट दो 90 बार, ये लो, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 90। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कर देंगे, मतलब अल्लाह से हो जाएगा आपका 90। इजीली अप्रोच कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 इसको गौर से देखो। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए एक एक करके सोल्व करना पड़ेगा भैया आपको। तो पहले बड़ा कोष्टक सोल्व होगा, उसके बाद ये माइनस सोल्व करना ऊपर वाले। तो आपको पहले इसको सोल्व कर दो, सबसे बाद में सोल्व होगा, पहले बड़ा कोष्टक सोल्व होगा और उससे पहले भी छोटा कोष्टक सोल्व होगा। तो पहले सबसे पहले मैं छोटा कोष्टक से शुरुआत करता हूँ बोर्ड मास नियम के अनुसार। 1 में से 2 गया तो -1 आ जाएगा। देखो अब -1 की पावर -1 है और ये -1 को मत छेड़ना। अब -1 घात का मतलब इसको बटे में लिखना होता है, ठीक है। तो उसको बटे में लिख देता हूँ मैं, 1 - 2 बटा -1। ये बटे में चला गया, -1 घात का मतलब होता है और -1 ऐसा कैसे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आपका। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो 3 के ऊपर जो घात लग रही है वो -1 लगेगी। -1 का मतलब फिर बटे में लिखना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो एग्जैक्टली आंसर आपका निकल कर आ रहा है वो हो गया आपका 1/3, जो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से निकाल दिया। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब जो आ रहा है आपका वो 1/3 हो जाएगा आपका, मतलब आंसर हो गया आपका 1/3। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर दिया आप क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या कह रहा है देखो, दो पहियों की त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है, उनकी परिधियों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि परिधियां जो होती है ना, जैसे परिधियां होती है 2πr1 होता है, ये P1/P2 कैसे परिधियों में अनुपात पूछा है। 2πr1 होता है, 2π कॉमन वैल्यू उससे मतलब नहीं, और ये 2πr2 ये भी उससे मतलब नहीं। तो याद रखना जो परिधियों का अनुपात होता है वो त्रिज्याओं का अनुपात होता है, क्योंकि 2π से ऊपर नीचे कट जाता है तो कांस्टेंट वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो पहियों की त्रिज्याओं में अनुपात दे रखा है, वही परिधियों का अनुपात होगा। तो आज के बाद जो त्रिज्याओं का अनुपात देकर परिधियों का अनुपात पूछे तो वो सेम ही आंसर होता है भी। जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वो परिधियों का अनुपात होता है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो काफी इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 18 के बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि दो समीकरण दे रखे हैं आपको और ओबेनिस्ट गुणनखंड बताना है आपको। तो भैया दोनों को सोल्व करना पड़ेगा आपको। तो 7x के ऐसे टुकड़े करो जो गुणा करने पर 10,000 जोड़ने पे आ जाए। तो कर रहे हैं x² 5x + 2x + 10, दो के जोड़े बना देंगे। यहाँ से x ले लिया, x + 5, ये 2 x + 5, x + 5 ले लेते हैं, ये लो, ये हो जाएगा आपका x + 2। ये 2 तो इसके बन गए, और इसी प्रकार इसको भी सोल्व करो, इसके टुकड़े करने ऐसे, इसके भी 5 और 2 कर दिया अपन ने। तो 5x + 3x है ना, 2x सॉरी, ये 2x, तो -3x आ जाएगा और गुणा करने पर 10 आ जाएगा। ये लो, दो का जोड़ा बना दें, यहाँ भी x कॉमन ले लो, x - 5 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x- क्या हो जाएगा 5 आ गया, x - 5 इसमें भी, x - 5 इसमें भी,
बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा x प्लस 2। ओबेनिस्ट गुणनखंड का मतलब जो कॉमन आ जाए दोनों में, तो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है। x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन गुणनखंड की अगर बात करें आपके सामने, तो आपका आंसर होगा ओबेनिस्ट गुणनखंड x प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 का, जो बिल्कुल सिंपली जवाब दिया और काफी आसानी से कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि गोले का आयतन दे रखा 36 पाई घन सेंटीमीटर, तब इनके वक्र पृष्ठ का इसके व्यास से अनुपात क्या होगा। तो वक्र पृष्ठ का इसके व्यास से अनुपात पूछा भी है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का निकालने के बाद की बात है, पहले गोले का आयतन लिखते हैं बंधु। तो आप जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये 36 पाई दे रखा है। ये लो, यहाँ से पहले आर का मान निकाल लो, निकाल ले। ये पाई से पाई कट जाएगा, है ना, और काट दो 4 से काट दो 9 चौक 36, और 3 को इधर गुणा कर दो, तो आर क्यूब बराबर 27, और आर बराबर होगा आपका 3 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या निकाल दिया आपने, जो पहली लाइन दी वहां से क्वेश्चन को वहां तक कर लिया। वक्र पृष्ठ देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें गोले का, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ अगर एक साइड से देखो तो पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये कह सकते हैं अपन संपूर्ण पृष्ठफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वक्र पृष्ठ की बात करें तो पाई आर स्क्वायर। तो और इसके व्यास में अनुपात होगा, तो एक तो पाई आर स्क्वायर और व्यास कितना होता है आपका 2r, इसमें अनुपात आपसे पूछा है, तो निकाल सकते हैं अपन। 1r से 1r कट जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अब यहाँ r का मान रख देते हैं, r का मान कितना है 3, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 3 पाई, है ना, ऐसा हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2, ये अनुपात हो जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 पाई बाई 2। अगर आपका वक्र पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ बोलता तो यहाँ 4 और आ जाता आपका, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। तो 4 और ले लेते हैं अपन, तो 6 पाई आ जाता है आपका। ठीक है, अगर यहाँ देखो वो भूल के भी ऐसे कह रहा हो, तो फिर अपन यहाँ संपूर्ण पृष्ठ ले लेते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ ले लेते फिर एग्जाम का आंसर आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ नहीं। तो संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, यहाँ 4 से गुणा हो जाएगा, और 4 से गुणा होने के बाद यहाँ भी देखो 4 से गुणा हो जाएगा आपका, तो ये 2 से काट देगा आपका 2 बार, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 6 पाई। और वहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और व्यास में अनुपात पूछेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कर लेना, संपूर्ण पृष्ठ उसके व्यास में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात आ जाएगा आपका 6 पाई। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो गया। और अगर वक्र बोलता तो आंसर नॉन ऑफ दीज आ जाता फिर आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले, इस प्रकार के प्रश्नों को करने का ये तरीका है, पीछे से आगे की ओर बोलते जाओ, अपने आप सोल्व करते जाओ, आंसर होता जाएगा। भी इन क्वेश्चनों को हमेशा पीछे से आगे की ओर सोल्व किया जाता है। तो पीछे से आगे की ओर कैसे सोल्व करेंगे, देखो सुनो, ऐसा करते हैं। 49 का वर्गमूल कितना आता है 7। अब 7 जोड़ो, इसमें कितना होगा 729। 729 का घनमूल कितना होगा आपका, 729 का घनमूल डालते हैं आप 9 होता है, तो 9 आ गया आपका यहाँ। 9 जोड़ा 16 में 16, तो 25 हो गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। 5 जोड़ा 59 में 64, 64 का घनमूल कितना होगा 4। 4 जोड़े 21 में कितना का 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो एक्जैक्टली आपका आंसर आएगा 5। एक बार वो बता देते हैं आपको, गौर से देखो, ऐसा पीछे से आगे की ओर सोल्व करते जाओगे ना, तो बिना पेन चला इस प्रकार का प्रश्न कर सकते हो आप। देखो सुनो, 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़ो 729, 7 घनमूल होगा 9, 9 जोड़ा 16 में 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 जोड़े 64, 64 घनमूल 4, 4 जोड़े 21 में 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। विदाउट पेन चलाए डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब था आपका, जो आसानी से और काफी इजीली अपन ने कर दिया। अब इसके बाद आगे अगर हम नोटिस करने जाएं, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका 22 नंबर, ये 22 नंबर क्वेश्चन है जो अपन करने वाले हैं आपके सामने। एक पाई चार्ट आपको दे रखा है, इसको गौर से देखो। 22 नंबर क्वेश्चन है 22 आपका, जिसकी लैंग्वेज आपकी एक ही लिए अपन ने, एक ही क्वेश्चन लिया आपके सामने। एक पाई चार्ट का अध्ययन करना और इस प्रश्न का जवाब देना। वो क्वेश्चन क्या दे रहा बोला, देखो सुनो, यदि क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल वे 80,000 रुपये हो, तो खेलों पर किया गया कुल वे बताओ। तो क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल वे आपका 80,000 रुपये है। तो क्रिकेट का 21 डिग्री है, 81 डिग्री है, और हॉकी का कितना देखो, हॉकी का देख लीजिए 63 डिग्री। टोटल को मिलाकर कितना डिग्री हो रहा है 81 और 63 जोड़ दीजिए, 4, 14, 144 डिग्री होगी। ठीक है, अभी टोटल खर्चा 80 दे रखा था, आप क्या, तो खेलों पर किया गया कुल वे बताइए। तो खेलों पर पूरा वे तो 360 डिग्री भी है ना, तो आप क्या कह सकते हो, देखो 144 डिग्री बराबर 80,000 रुपये, है ना, 80,000 रुपये, और 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री का मान निकाल दो, 80,000 बटा 144। अब टोटल पूरा जो पूरा कंप्लीट है वो टोटल होता है 360 डिग्री, है ना। पूरा कितना हो रहा है 360 से गुणा कर देंगे, 360 डिग्री से दोनों साइड गुणा कर दो, जिसमें आंसर आ जाएगा 144।
ये 360 डिग्री, ये कुल आ जाएगा जिसे हम कुल बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि 36 का पहाड़ा बोलो 10 बार, 36 से कटेगा 4 बार, 4 से काटो 4 दूनी 8, 20 बार, ये हो गया आपका 20,000। 20,000 के पीछे एक जीरो लगा दो तो ये 2 लाख हो जाएगा। तो 2 लाख कुल में हो जाएगा आपको। कंप्लीटली जो खर्चा होगा 2 लाख रुपये होगा आपको। पूरा खर्चा आपको देखने को जो मिलेगा वो 2 लाख रुपये होगा, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से कर दिया। मतलब आंसर हो गया आपका 2 लाख रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 23 आपका। बहुत प्यारा सवाल है और छोटा सवाल है, पासे का सवाल है। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है? तो 2 आने की, देखो टोटल एक पासे में कितने अंक होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 अंक होते हैं एक पासे में। और 2 अंक आने की प्रायिकता 1/6 होगी। 2 आने के चांस कितने होंगे? 1/6 होंगे, क्योंकि 6 में से 1 आना जो चांस होगा 1/6 चांस है। तो मतलब एक बार फेंकने पर 1/6, 18 बार फेंकना है। एक बार फेंकने पर 1/6, तो ऐसे टोटल करके ऐसे 18 बार फेंकना है आपको, ऐसे 18 बार चलना है। तो ये 18/6 हो जाएगा आपको, मतलब 3 चांस आ जाएगा। 3 प्रायिकता आएगी, कितनी बार 2 आने के चांस है? तो 2 आने के चांस है 3 बार आपको। तो एग्जैक्टली आंसर होगा 3 टाइम्स, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। ऐसे 18 बार फेंका था अपन ने, जितनी बार फेंको उससे गुणा कर दो, ईजिली अप्रोच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 अगला दे रखा है। इसमें आपको एकाएक अंक ज्ञात करना है। ये नंबर्स टॉपिक से, संख्याओं से, और एकाएक अंक आपको ज्ञात करना है। तो जब भी जिन संख्या एकाएक अंक 0, 1, 5 और 6 हो, उनका एकाएक अंक खुद ही आता है, चाहे घात कितनी भी हो। तो इसका तो आंसर बिल्कुल सिंपल है कि जिनका एकाएक 0, 1, 5, 6 हो, तो इसका 5 दे रखा है, तो एकाएक अंक इसका डायरेक्टली 5 आएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका तो अलग है। देखो जब अलग होता है ना, जैसे 3 है इसका 2 है, तो फिर आपको घात में 4 का भाग लगा के शेषफल निकालना पड़ता है, और कोई नहीं। तो 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 5 चौक 20, 1 बच गया, और 2 चौक 8, 2 बच गया। तो घात 2 हो गए, मतलब 3 की पावर 2 हो गई, वो इकाई अंक की घात बना देते हैं। यहाँ फिर 4 का भाग दो, 2 चौक 8, 1 चौक 7, 3 चौक 12, 1 बचा है, यहाँ 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जोड़ोगे आप तो 7 और कितना हो जाएगा 16, और 16 में इकाई अंक जो निकल के आ रहा है आपका वो 6 आ जाएगा। मतलब इकाई का जो अंक है आपका वो 6 होगा आपका। इसमें इस क्वेश्चन में इकाई अंक होगा 6। 2 रूल याद रखने पड़े। 2 रूल कौन कौन से? जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, उनका इकाई अंक खुद ही आता है, चाहे घात कितनी भी हो। और इनके अलावा बाकी अंकों में से हो तो देखिए घात में पहले 4 का भाग लगा शेषफल निकाल लेते हैं, और शेषफल को इकाई अंक घात बना लेते हैं। ये दोनों बातें अगर पता है तो इकाई अंक का कोई भी क्वेश्चन चुटकी में आप कर सकते हैं, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। अब आते हैं आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो अपन ने लिया आपके सामने भिन्न टॉपिक से। ये लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका, जो आज की सीरीज का अपन ने लिया है। तो क्या बोला, देखो 25 नंबर क्वेश्चन में नोटिस कीजिए आप, किसी धनराशि का, आखिरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि का माना हुआ संख्या x है, तो x मान लो, किसी धनराशि को का मतलब गुणा, किसी धनराशि का 5/12, कोमा का मतलब होता है बराबर, ऐसे वैसे, और का का मतलब वापस गुणा होता है, और 3 से 3/4, 3 12, 15/4 हो जाएगा, 15/4 है, भाग के बराबर होगा। तो यहाँ से x का मान आपसे पूछा है, तो x का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं, बस काट दे, इस मान से आ जाएगा 4 3 12, ये 3 बार कट गया आपका, और 5 से कट गया 3 बार आपका। ठीक है, अब 3 को 3 से गुणा कर दो, तो ये 9 हो जाएगा, 9 को 100 से गुणा कर दो, तो एग्जैक्टली आंसर होगा 900 आपका। तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 900। मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब हो गया आपका, जो भिन्न टॉपिक से अपन ने लिया है, आंसर होगा आपका 900 रुपये। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि वीडियो को विदाउट स्किप के एंड तक देखना। 25 चैप्टर से 25 क्वेश्चन लिए गए मैथमेटिक्स के, जैसे ग्रुप डी के सिलेबस के अकॉर्डेंस पॉसिबल है आपके। तो ग्रुप डी का जो सिलेबस है आपको, उसके अकॉर्डेंस जो क्वेश्चंस दिए गए उसके हिसाब से आपके सामने पेपर लिया गया था। तो बहुत प्यारा और मजेदार पेपर था। अगर इसी प्रकार के 5 मॉडल पेपर इसके पहले के देखना चाहो तो देख सकते हो दोस्तों, और आगे भी इसी प्रकार से एग्जाम तक प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ बने रहना चाहते हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।